नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर की ओर। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कथित उदासीनता को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पर लगाए गए तीखे आरोपों से पटना में विपक्ष की बैठक में उपस्थित हुए नेता असहमत दिखे। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड दिखाना होगा। वहीं राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि तीसरे मोर्चे को लेकर राहुल गांधी पर तीसरी बार जोखिम नहीं लेंगे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो कानून है वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है और वो देश के लोकतंत्र को की हत्या करने का षड्यंत्र जो बीजेपी लगातार करती रही है वही उसका प्रयास है। राज्यों को उसके अधिकार मिलने चाहिए और राज्य सरकार के ऊपर जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार लगातार आधिपत्य जमाए बैठी है उसकी वजह से समाज में एक वैमनस्य और विसंगति का माहौल पैदा हुआ है। पर ये बात सच्चाई को केजरीवाल की पार्टी को भी समझना चाहिए कि ये सदन का विषय है। निश्चित तौर पे राज्यसभा में हमारे बगैर ये वो इस कानून को पास नहीं कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपना रोल राज्यसभा में तय करेगी और हम किसी भी फाशिस्टवादी कानून के खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लखनऊ के एकॉर्डिस हॉस्पिटल में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी कैंप का आयोजन किया गया। वहीं इस कैंप की अध्यक्षता डॉक्टर एकांश शेखर ने की। कैंप में डॉक्टर्स ने लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जागरूक करने के साथ ही इसके फायदे की भी जानकारी दी। वहीं कैंप में एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने यूपी के अलग अलग जिलों से आए डॉक्टर्स को भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में टिप्स दी। एक्सपर्ट डॉक्टर ने बताया कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी अब लखनऊ में भी आसानी से लोग करवा सकेंगे और अब पहली बार ये सुविधा लोगों को लखनऊ में मिलेगी। इससे पहले देश में ये सुविधा केवल बड़े शहरों में थी और आम जनमानस को ये सुविधा मिलना मुश्किल होता था। आमतौर पर बड़े राजनेता और फिल्म जगत के लोगों से जुड़े लोग ही केवल इसका लाभ ले सकते थे, लेकिन अब आम लोगों को भी ये सुविधा आसानी से मिल सकेगी। एस्थेटिक मेडिसिन में ट्रेनिंग स्टार्ट करने का हमारा पर्पस ये था कि आज की दुनिया में एस्थेटिक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। इसके लिए डिमांड जनरल पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब क्योंकि डिमांड जनरल पब्लिक में बढ़ रही है, इसकी वजह से ट्रेन डॉक्टर्स की भी एक रिक्वायरमेंट पैदा हो रही है। इसी रिक्वायरमेंट को हमने रिकग्नाइज़ किया और हमने रिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन को फाउंड किया था। हमारा पर्पस ये ज़रूर था कि इंडिया में हम कोई सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग ना प्रोवाइड करें। काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हैं जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारा पर्पस था कि इंडिया में हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने एस्थेटिक मेडिसिन की ट्रेनिंग के लिए, और इसी पर्पस से हम कैनेडियन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन को इंडिया लेकर आए हैं। कैनेडियन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन में एक काफ़ी अच्छा करिकुलम तैयार किया गया है, ग्लोबल फैकल्टी है। इससे क्या होता है कि जो भी डॉक्टर्स हमारे साथ ट्रेन करते हैं उनको एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिलती है जो कि एट पार है विद इंटरनेशनल गाइडलाइंस। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सर्टिफिकेट ग्लोबली वैलिड है, तो चाहे आप इंडिया में हमारे सेंटर से ये ट्रेनिंग करेंगे, बट ये जो सर्टिफिकेट है ये पूरे विश्व में वैलिड रहेगा, रिकग्नाइज्ड रहेगा। इसी पर्पस से हम शायद ये ट्रेनिंग आज लखनऊ भी लेकर आए हैं कि लखनऊ के डॉक्टर्स को भी इसके बारे में अवेयर करवाएं। आज की जो डिमांड है मेनली, अगर आप देखोगे जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी एक ही डिमांड होती है कि अच्छी स्किन करनी है, यूथफुल स्किन करनी है, ग्लोइंग स्किन करनी है, फ्लॉलेस स्किन करनी है। तो एस्थेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कि नॉन सर्जिकली इन सब चीज़ों को केटर कर सकती है। पिगमेंटेशन, एक्ने प्रॉब्लम्स, एंटी एजिंग, जो कि हम नॉर्मली आजकल सब में देख रहे हैं। पहले ये सारी चीज़ें सिर्फ सेलिब्रिटीज़ कर पाते थे या जिनके पास पैसे हो पाते थे, जो लोग अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि ये बहुत एक लग्जरियस ट्रीटमेंट में माना जाता है। लेकिन अब फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं, एक्सपोजर इतना अच्छा है कि हम ये सब चीज़ें बाकी लोगों को भी अवेल करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ एक ब्यूटी के लिए नहीं है, ये एक इमोशनल फैक्टर के लिए भी होता है, जहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जहाँ पे जब वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं या उनको एक्ने आ रहा है। बहुत लोगों की शादियाँ रुक जाती हैं इसी की वजह से। तो हम एक सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो कैसे अपने पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स बताकर, सजेस्ट करके।
देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1975 में आपातकाल लगाया था, जिसके आज 48 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को पूरे देश में काला दिवस के रूप में मना रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी आज के दिन को इमरजेंसी डे के रूप में मना रही है। इसी क्रम में इमरजेंसी के दौरान महीनों तक जेल काटने वाले लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा ने मीसा बंदियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इमरजेंसी समेत सांसद एचटी हसन ने भी बयान और विपक्षी एकता समेत कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की। देखिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। 1975 में लगाए इमरजेंसी को आज 48 साल पूरे हो गए हैं। आज कांग्रेस पार्टी जहां इमरजेंसी डे मना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को काला दिवस के रूप में देश भर में मना रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा हैं। सर, आप भी इस मीसा एक्ट में लगभग कई महीने जेल काटे थे। तमाम बीजेपी आरोप लगाकर आज काला दिवस मना रही है। आखिर क्या वजह थी कि इस तमाम विपक्षी नेताओं को और साथ ही साथ पत्रकारों को जेल का रास्ता देखना पड़ा था? आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। 25 जून 75 को पूरा देश जेल खाना बना दिया गया था। हम लोग 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे थे। आपातकाल में जनता के मौलिक अधिकार समाप्त हो गए थे, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और आपातकाल में जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने की सारी सीमाएं तोड़ दी गई थी। आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। आपातकाल के 29 साल तक लगातार हम लोगों ने जो आपातकाल के बंदी थे उनको सम्मान देने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आज आपके द्वारा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सभा रखी गई थी, जिसमें तमाम सेनानी आए हुए थे। ये आयोजन क्या था और इसका उद्देश्य क्या था? जो आपातकाल में 20 महीने DIR और विसा के अंतर्गत बंद थे, उन लोकतंत्र सेनानियों का आज यहाँ पर सम्मान समारोह था। इसका उद्देश्य है कि लोकतंत्र की जो रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल काटी थी उनका आज सम्मान किया गया है। आपातकाल का महासंग्राम लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन था। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी। इनमें जो लोग जेल के अंदर गए थे, आज उनका हमने सम्मान करने का काम किया है। ये सभी लोकतंत्र जो सेनानी हैं, इनके संघर्षों के कारण देश में लोकतंत्र की बहाली हुई थी। बीजेपी का भी ये लोकतंत्र का ये हत्या था। और बात करें तो क्या किस आधार पर तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया था? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 9 साल से सरकार है, लेकिन केंद्र की सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए एक पत्र भी आज तक लोगों को नहीं दिया है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हमने उनसे सम्मान कराया था और आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपया सम्मान राशि मिल रही है और रोडवेज़ में सेवर्ती के साथ बस यात्रा होती है और स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हैं। ये समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को कोई भी सम्मान आज तक देने का काम नहीं किया है। हम लोगों ने आज ये मांग करी है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने का काम करे और उनको एक सम्मान पत्र दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लोकतंत्र सेनानियों के अंतिम संस्कार में उनको राष्ट्रीय शोक के साथ उनकी अंत्येष्टि हो। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए एक्ट बनाया था, उनके निधन के बाद
उनकी पत्नियों को सम्मान राशि मिलती है और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाली कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। आप कितने दिन जेल में थे और उस वक्त के अगर आज दृश्य को याद करते हैं 48 साल पुराना, तो जहन में क्या आता है? 48 साल पहले जब देश में आपातकाल लगा, हम लोग बहुत कम उम्र के थे, हम लोगों को गिरफ्तार किया गया और 20 महीने लगातार हम लोग आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे। हम लोगों ने जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया और लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन लड़ा। वो आंदोलन संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में पूरे देश में वो आंदोलन चला था और उस आंदोलन के बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ था और इंदिरा गांधी की सरकार का पतन हुआ था। आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है और कहा गया है कि जो तीसरे मोर्चे की बैठक हुई है, एक तरह से देखा जब विपक्षी दलों की जो बैठक बिहार में हुई है उसमें एआईएम चीफ अवैसी और बीएसपी चीफ मायावती को भी साथ लेना चाहिए। उनके इस बयान पे आपका क्या कहना है? पटना में 23 जून को जो गैर भाजपाई दल हैं उनको बुलाया गया था और वो दल सब वहाँ 15 दल पहुँचे थे। जो 2 दल आप नाम लिए हैं ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हो गए हैं। आपकी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं उनको गठबंधन में साथ लेना चाहिए। 15 दलों की जो बैठक हुई, अगली बैठक में वो उनका कहना है कि इन दोनों नेताओं को भी बुलाना चाहिए जिससे गठबंधन मजबूत हो सके। इन दोनों नेताओं को गठबंधन में आना चाहिए। ये बयान दें कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटाने के लिए तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है और हम तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे, तो उनको बुलाया जाएगा। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मोर्चे में साझा कार्यक्रम के आधार पर जो है वो ये तय हुआ है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं, जो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करेंगे, ऐसे दलों को बुलाया गया है। और जो दल भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं उन सब दलों का इस तीसरे महागठबंधन में स्वागत है। जी, तो हमारे साथ लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ था आज से 48 साल पहले। साथ ही उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन की बैठक हुई है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और 2024 में केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को हटाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।